दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 4 PM नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अ, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी शायद बहुत उतना प्रचलित नहीं हो रहा है या उतना वो उफान पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इस मुद्दे को बड़ा करने की एक कोशिश शुरू हो चुकी है गुजरात में। और मुझे ये भी पता चला है कि ये सिर्फ गुजरात में नहीं है, ये जहां-जहां भी आदिवासी इलाके इस देश में हैं, वहाँ एक बहुत सोची समझे तरीके से एक चीज़ जो है वो होने जा रही है। और जब हमको ये पता चला तो हमको लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मुद्दा ये है कि हमने आज एक अखबार में आज एक खबर पढ़ी, अखबार की इस डिजिटल एडिशन की खबर है जो हमारे सामने खुली हुई, सुबह-सुबह हमने जब पढ़ी। और इस पर हम अगर आपने जानते होंगे तो हमने स्वामी निजानंद जी से भी एक कार्यक्रम जो है कुछ 1 आध हफ्ते पहले किया था, उस पर हमने बात की थी। देखिए, बात जो है वो है आदिवासियों को लेकर और उसको जोड़ा जा रहा है हिंदू और क्रिश्चियनिटी को लेकर। जो कन्वर्जन की जो प्रवृत्ति है मिशनरीज की उसको लेकर। तो हम इसको देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से इसको जो है मतलब भड़काने की इस मुद्दे को कोशिश की जा रही है और इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और विशेष रूप से हमारे यहाँ गुजरात की अगर बात करें तो दक्षिण गुजरात से लेके वहाँ अब समझ लीजिए ऊपर जो है जो पूरा एक जिसको हम बेल्ट कहते हैं, वो बेल्ट जहाँ वो जाता है ऊपर उत्तर गुजरात में अंबाजी तक चला जाता है। अंबाजी को जो शक्तिपीठ है वहां तक चला जाता है। वो पूरा आदिवासी बहुमूलक एरिया है और वहां पे सालों से क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो काम करती है। जब वो आई थी 60s में तो वो सेवा का काम करती थी, वो हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर जो आदिवासी समाज है उनके लिए काम करती थी। अब क्या हो रहा है वो कुछ अलग मामला है। आपको ये भी बता दूं कि पहली बार एक आदिवासी से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हुए एक व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुनकर आए हैं। एक ऐसे विधायक भी चुन के आए हैं जो क्रिश्चियन हो चुके थे, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो फिर ठीक नहीं होगा, तो फिर वो उन्होंने फिर से जो है हिंदू धर्म अपना लिया और वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन के चुन के आए हैं इस बार। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक खबर आई आज, खबर हमने सुबह सुबह देखी जो, तो खबर ये है कि दक्षिण गुजरात का जो टापी इलाका है, जो भी आदिवासी बहुमूलक इलाका है, वहां पे ये कहा जा रहा है कि कन्वर्जन जो है वो बड़े जोर शोर से हो रहा है और उसको कोई ना रोकने की कोशिश कर रहा है। और मंदिरों पर जो है ध्वजा की जगह क्रॉस लगे हैं और सरकार की जो रजिस्ट्री है, जो दफ्तर है, कचहरी जो है, वहां पे इतने सारे आदिवासी क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन वहां जो अगर पूछा जाए तो जीरो बता रहा है कि ना ना ऐसा तो कोई कन्वर्जन हुआ ही नहीं। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा ये जो जो हेडिंग लिखा हुआ है ना वो बड़ा ही भड़काऊ हेडिंग है कि मंदिरों की जगह ध्वजा की जगह क्रॉस लग गए हैं और बेरोक टोक जोर शोर से ये कन्वर्जन एक्टिविटी चल रही है। तो हमने सोचा कि हम एक बात करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो उस क्षेत्र में लगातार पिछले 15-18 साल से रह के अपने अपनी पूरी जवानी जो है उसी उन्हीं के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए काम करने में उस व्यक्ति ने लगा दी है। हालांकि अभी भी वो जवान है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ वो बूढ़े हो गए, लेकिन अब पता नहीं कितना હવે बाल તો યાર काला वाला હવે किया હવે हमको। હવે 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 એમડી બનીને થઈ ગયા સર માની लो ना। आपको हिंदी में बुजुर्ग हो बोलना चुके पड़ेगा हैं। एक कारण। बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई बात नहीं। इस देश में चलिए मैंने बुजुर्गों कहा की देखिए, बोलबाला है, युवाओं तो कोई पूछता नहीं है। राहुल जी को भी देखे जी दाढ़ी बढ़ा के सफेद दाढ़ी बढ़ रही है आपके जैसे। अब देखिए हम तो काला वाला कुछ करते नहीं है, सफेद जो होता है सफेद ही रखते हैं। आपने कितना किया हमको मालूम नहीं, लेकिन ये जो है रोमेल सुतरिया साहब है, ये आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा चलाते हैं वहां पे और बड़े उनके बीच रहकर काम करते हैं, है ना। तो हमने सुबह सुबह उनको फोन कर दिया। मैंने कहा रोमेल भाई ये बताइए कि हम तो ये खबर सुन रहे हैं, इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, हकीकत क्या है, क्योंकि आप तो उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना। तो आप बताइए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमको जो फोन पे बात हुई हमारी, तो हमारी आंखें थोड़ी जो है
मतलब हमको मतलब वो लगा कि ऐसी इस तरह के प्रकाश जो सत्य का होता है, अगर ये कह रहे हैं वो सही है तो फिर तो आंखें हमारी चकाचौंध हो गई कि ये किस तरह की बात हो रही है, क्या रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या वहां पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस पर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। इनको हमने बीच में रोक दिया, ये जा रहे हैं उसी क्षेत्र में वापस। हमने कहा कि भाई हमसे रुक के बात कर लीजिए, एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, ये पूरी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाइए आप। तो रबल भाई हम जो है 1 to 1 पॉइंट बात करेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये जो खबर मैं पढ़ रहा हूं, जो आपने भी पढ़ी है सुबह सुबह, तापी में ये बेरोक टोक कन्वर्जन करने की जो प्रवृत्ति चल रही है मिशनरीज के द्वारा। पहली बात कह रहे हैं कि मंदिरों में ध्वजा की जगह क्रॉस लग चुके हैं, और सरकार जो है अगर उसको पूछा जाए तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ है ही नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर कितनी सच्चाई है? आप वहीं रहते हैं, आप वहीं काम करते हैं, ये बता दीजिए पहले। ये बहुत बहुत शुक्रिया 4PM का और महिबा आपका कि आपने हमें ये अवसर दिया कि आपके साथ और सभी दर्शकों के साथ बात करने की आज थोड़ी उपस्थिति में बात कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया है वो दरअसल बहुत अहम भी बन जाता है, पर इसके दो पहलू सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपने ही कहा कि मीडिया का एक अहवाल है और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी और सरकार जो है उसका एक पर्सपेक्टिव है। अगर इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ अगर सरकार चुप रह रही है तो शायद कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो देखना ये पड़ेगा कि आदिवासी इलाकों में आप बोल रहे हैं कि मंदिरों की जगह पे मंदिरों की ध्वजा हटा के क्रॉस लगा दिए गए हैं, ऐसी जो घटनाएं मेरे सामने अभी तक आई नहीं है, कोई भी ऐसी घटना। रही बात कन्वर्जन को लेकर, तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि संविधान जो है वो हर नागरिक को अपना मन पसंदीदा धर्म जो है उसमें आस्था रखने का अधिकार देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, पर मुझे सुबह उठ के गायत्री मंत्र सुनना अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा सुनना अच्छा लगता है। मैं कृष्ण को समझने की पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मुझे कानून की या फिर सरकार की परमिशन की जरूरत ही है अगर मुझे किसी के अंदर आस्था रखनी है। ठीक है। रही बात कन्वर्जन की, तो वो एक कुछ कानून बने हुए हैं तो उसकी मर्यादा में रहना जरूरी है। तो इस प्रकार से आदिवासी इलाकों में कहीं पे भी रैकट के ऊपर ईसाई धर्म में लोग कन्वर्ट हुए हो ऐसी कोई रिपोर्ट मिल नहीं रही है। तो ये जो है पूरा कहीं ना कहीं पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इतना मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो फिर आप तो वहां जहाँ रहते हैं, व्यारा और तापी वाला इलाका जो है पूरा, तो वहां आप इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या ये मिशनरीज वहां पे काम करती हैं और कन्वर्जन हो रहा है? तो देखिए, मिशनरी और सभी धर्म के लोग आदिवासी इलाकों में बहुत लंबे समय से गए हुए हैं, जो 60 का 80 का दशक था तब से शुरू हुआ। बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में या फिर हिंदू धर्म में बिलीवर, क्योंकि आदिवासी का मूल धर्म तो प्रकृति पूजा है ना। तो मैं उसी में विश्वास करता हूँ और मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आदिवासी को ये धर्म मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। बट वो अपनी आस्था के अनुसार अगर किसी धर्म के अंदर आस्था रख रहे हैं तो वो शायद उनका निजी मामला है। कुछ जगहों पे बड़े पैमाने पे लोग अलग अलग समुदायों के साथ जुड़े हैं। कुछ जगहों पे स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ भी आदिवासी बहुत सारे पैमाने पर गए हैं, क्योंकि जब स्वामीनारायण बोल रहे हैं तो वो भले ही हिंदू धर्म का पार्ट है, पर बार बार किसी स्वामी जी के स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आया कि भाई जो विवाद हुआ था पूरा मुनि जी को लेकर, तो ऐसे विषयों को लेकर अगर स्वामीनारायण संप्रदाय में भी आदिवासी जा रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई ईसाई धर्म में जा रहा है, कोई और धर्म में जा रहा है, कोई बौद्धिस्ट बन रहा है या कोई हिंदू बन रहा है। अच्छा, ये हिंदू बन रहा है ये क्यों बोल रहा हूँ, तो संविधान के तहत कोड 7 के रूप में आदिवासी धर्म को मान्यता मिली हुई थी, जो बाद में इसको नकारा गया और इसको कहीं कैंसिल किया गया। कुछ आदिवासी संगठन फिलहाल आज की डेट में भी आदिवासी धर्म को मान्यता मिले कानूनी तौर पर उसकी एक अभियान चला रहे हैं। और ये अगर होता है तो इससे बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो आदिवासी इलाके में कोई बहुत बड़ा चेंज हो गया है रेवोल्यूशनरी, और ईसाई बड़े पैमाने पे बन गए हैं और अब शायद कोई खतरे में आ गया हो,
तो ऐसी कोई घटना वहां के लोगों में दिखी नहीं जाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस देश के हिंदू जो बहुसंख्यक है उनकी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो 11 विधानसभा के अंदर कोई आदिवासी ईसाई उम्मीदवार को शायद टिकट नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत सारे उनके पदाधिकारी है जो ईसाई समुदाय से आते हैं, उनसे वो लोग नाता तोड़ देते हैं। मुझे याद है कि डांग के जो विधायक है जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने बहुत सारे चर्च का इनोग्रेशन किया है, ऐसी मीडिया की खबरें भी है। चुनाव से पहले लगातार जो भाजपा के बहुत सारे मंत्री है वो ईसाई जो पादरी है उन लोगों के साथ बैठक करके वोट बटोरने की कोशिश भी करते हैं। तो ये अगर गैर कानूनी होता, गैर संवैधानिक होता तो शायद ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्योंकि शायद वो तो कानून व्यवस्था में मानने वाले पक्ष है। अच्छा ये बताइए हमको कि बड़ी आप जो है बड़े हौले हौले से आपने बड़ी जोरदार बात खेली अभी यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए वो जिसको जो धर्म मानना वो माने, वो उसकी मर्जी है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने जो भी कहा कि जो मिशनरीज होते हैं, जो उनके प्रचारक होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं ईसाई धर्म के, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो उनके साथ काफी अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनके साथ फंक्शंस में जाते हैं, उनको चर्च जब वो बनता है तो उसका इनॉग्रेशन में भी वो जाते हैं, ये भी आप कह रहे हैं। तो मतलब ये नाताल आप ये पर्व की कहना शुभेच्छा के पोस्टर्स भी बनवाते हैं। क्या करते हैं? क्रिसमस जो है तो नाताल पर्व बोलता है ना ईसाई धर्म में, तो जी। उसके शुभकामना बेस्ट विशेष के पोस्टर्स भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे हैं। अच्छा, और ये कौन जीता है जो क्रिश्चियन कन्वर्ट होके, आदिवासी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके जो बीजेपी के विधायक है, कौन है वो? मोहन कोकनी करके हैं, उनके एफिडेविट में क्रिश्चियन रिलीजन लिखा हुआ है। वो शायद कहाँ से है? पब्लिकली एक्सेप्ट ना कर, वो पब्लिकली ब्यारा से ही है, ब्यारा से। 11 से हैं। और दूसरे जो आप कह रहे थे कि जो कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियन फिर वापस हो गए, वैष्णव हो गए, वो कौन है जो जीते हैं भाई? वैष्णव हो गए नहीं हो गए वो छोड़ दीजिए, बट उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास किया हुआ है आदिवासी विस्तारों में अंदर। पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, अपना थीसिस कंप्लीट किया था। जयराम गामित अच्छा। करके जो नेचर के विधायक थे, बहुत अच्छे डॉक्टर है। हाँ हाँ। तो तो किस उन्होंने पर तो थीसिस किया था? ईसाइयों के ऊपर किस पर किया था? किस पर वही किया कि हुआ है? आदिवासी इलाकों में मिस्त्रियों की भूमिका क्या रही। अच्छा, उनका शायद वो पीएचडी का थीसिस ये है कि आदिवासी बिल्कुल इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज की मिस्त्रियों की भूमिका क्या क्या भूमिका रही, तो क्या भूमिका सकारात्मक रही है या नकारात्मक है? भूमिका क्या है वो? है। बट ऑब्वियसली शायद भारतीय जनता पार्टी के वो तापी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, अब तापी जिले में तापी ही के अच्छा। आता है। तापी के जिस 11 में अगर ईसाई उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो मतलब पॉजिटिव ही थीसिस में रहा होगा, कुछ नेगेटिव तो होगा, तो शायद टिकट नहीं दिया गया होगा। तो फिर इस तरह की खबर का मतलब क्या है? इसकी लैंग्वेज तो बड़ी भड़काऊ है। देखिए ये ये बहुत लोकल अच्छी लोकल बात मैं ये कही पूछना आपने, चाहता हूँ, बहुत अच्छी मैं बात। पूछना तो लोकल लेवल पे हो क्या रहा वहां पे, ये बताओ। ये खबर तो बड़ी भड़काऊ खबर लगती है, कोई पढ़ेगा तो मेरे उसको तो सामने लगेगा दो कि आ- बहुत। मेरे मेरे सामने दो आदिवासी लड़के बैठे, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी इंटरेक्ट करिएगा। आप बुलाइए बुलाइए उनको, आपके साथ मैं बिठाइए। मैं उनको बुलाता हूँ। आप बुलाइए आओ बिल्कुल। ना आशीष भाई। आशीष भाई, आदिवासी इलाके में मालवी जो तहसील है वहाँ पे हम्म। एक्टिव है, और जी आदिवासी युवा है खुद। आप उनके मुंह से भी सुन पाएंगे कि वो इस विषय बिल्कुल। पे क्या कहना चाहिए, वो कब के हमारी बात सुन भी रहे हैं। आशीष भाई ना बताया ना आपने? जी जी आशीष आशीष भाई। आशीष भाई। आशीष भाई नमस्कार, मैं मयूर जानी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? जी जी बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा, ये अभी हमारी जो बात चल रही है मेरी और रोमेल भाई की, तो हम ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये खबर हमने पढ़ी, बड़ी भड़काऊ तरह की लगती है वो, कि भाई इतने बहुत जोरों शोरों से वहां पे जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कन्वर्जन कर रही हैं आदिवासी भाइयों का, बहनों का, और लोभ लालच भी दी जाती है। और रोमेल भाई तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म की ध्वजाधारक है वो तो बड़ी खुश है ये मिशनरियों से। तो आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि आप वहाँ, आपके वहाँ हो क्या रहा है? जी जी,
रोमिल भाई ने आपको बताया वो बात बिल्कुल सही है। हमारे एरिया में हमारा सूरत डिस्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन वो तापी का जिस एरिया की बात है रही वो हमारे बॉर्डर के साथ ही लगता है। जी। पहले सूरत डिस्ट्रिक्ट ही था पूरा, बाद में हम्म। डिवाइड करके तापी कर दिया। तो हमारे आदिवासी समुदाय में कई सालों से ईसाई भी रहे। और ये जो ईसाई कन्वर्जन की बात हो रही है तो वो इस तरीके से देखे तो जो कन्वर्जन की भी बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो समुदाय है वो प्रकृति समुदाय है। और जी। आप कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखेंगे तो उसमें भी क्लियर मेंशन किया हुआ है। और साथ में कई कन्वर्टेड क्रिश्चियन के साथ भी हिंदू कन्वर्जन के भी लोग हैं, उनके भी जो एज अ आदिवासी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं रिजर्वेशन का है, तो उसमें भी कोर्ट के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है, उनमें भी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आदिवासियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिस्टम ही पूरा अलग है, क्योंकि धर्म कोड होते हैं, हिंदू धर्म कोड है, उसमें आदिवासियों का समावेश नहीं किया। तो ठीक है। मतलब धार्मिक कन्वर्जन की बात करें तो अभी रोमन भाई ने बताया कि स्वामीनारायण संप्रदाय के भी उनमें भी बिलीव करते हैं, उनमें भी आस्था रहती है। एक और मुक्त मार्गी है, फिर एक सत्यवल करके उनमें भी वो सब हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं, लेकिन सब अलग अलग बिलीव करते हैं। तो कन्वर्जन तरह से कन्वर्जन आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपकी आशीष भाई। आपकी आवाज ठीक से हमको पहुंच नहीं रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ, अभी अभी ठीक आ रही है, आ अभी रही ठीक है। है? हाँ, बोलिए। हमें ठीक हाँ। लग रहा है। यहाँ तो मैं ये बोल हाँ। रहा था, वर्जन का ही मामला है। तो हमारे यहाँ रोमिल भाई ने बताया कि स्वामीनारायण संप्रदाय के भी लोग हैं, उसमें भी आस्था है। एक जी। दो तीन और संप्रदाय मार्गी करके हैं, सब केवल करके हैं। वो भी सब नहीं, हिंदू धर्म के मैं ये पूछना चाहता हूँ आशीष जी आपसे, हाँ, आशीष भाई, कि क्या क्या मिशनरीज के द्वारा आदिवासियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश हो रही है? क्या मंदिरों की जगह पे क्रॉस लगा हुआ है? ये हो रहा है क्या? ये जो रिपोर्ट में लिखा गया है, ये है क्या? देखिए मेरा फैमिली क्या है कि दो तीन जनरेशन से एक्टिविस्ट रहा है, वो अनामत आंदोलन से लेकर उससे पहले भी रहा है। तो ये सब जो सामाजिक मुद्दे हैं तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे मुद्दे और आए हैं कि चर्च को गिरा कर वहां फिर से कोई अन्य धर्म का स्थापित बना दिया गया, ऐसा ऐसे किस्से सुनने में आए हैं। लेकिन मंदिर टूटने की कोई घटना मेरे ध्यान में अब तक तो नहीं। नहीं नहीं, मंदिर तोड़ने की बात नहीं है। मंदिर की जगह, मंदिर में जो ध्वजा रहती है, ध्वजा की जगह क्रॉस लगा देना, नहीं मंदिर वहीं नहीं रहेगा। वो भी ये ऐसी खबर में पढ़ नहीं, रहा हूँ अभी। ऐसा नहीं नहीं अब तक तो नहीं हुआ है। हमारे हमारे सूरत जिले में भी कई क्रिश्चियन समुदाय है, मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन आज तक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई मेरे ध्यान में तो नहीं। चलिए ठीक है, रोमेल भाई से एक बार फिर से और हमको कनेक्ट जी करवा जी दीजिए। तो आपने सुना है ना, ये आदिवासी युवा है, उनको स्पष्ट मानता है कि हम जो आदिवासी लोग हैं उनके समुदाय के, उनको कानूनी कुछ प्रावधान मिले। वो ना अपने को हिंदू मानते हैं ना ईसाई मानते, वो अपने आप को आदिवासी प्रकृति पूजक मानते। उसके बावजूद भी अगर ये जो मामला बन रहा है, ये बहस खड़ी हो रही है, तो क्यों हो रही है? तो मैं इसके लेकर दो चार पॉइंट आपकी आज्ञा से देना चाहूंगा। सबसे पहला कि वनाधिकार के तहत 1,82,000 आदिवासियों ने जमीन के जो पट्टे हैं उसको अधिकार के लिए दावे किए थे, वो आज तक फुलफिल नहीं हुए सर। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की नाकामयाबी है। ऊपर से आप देखेंगे तो उनकी जमीनें जो है, जो उनके बाप दादा से, उनके पुरखों से वो जोत रहे हैं, जिसके ऊपर वो रह रहे हैं, वो अलग अलग विकास के प्रोजेक्ट के नाम पे छीनी जा रही है। तो आज की आशीष भाई और ये साथी जो आए हुए हैं, उनके साथ हम लोग कुछ किसानों से भी मिलने वाले हैं शाम को, जहाँ पे उनकी खुद की जमीन जा रही है केवड़िया से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सापुतारा का जो रोड है, वो प्रोजेक्ट के अंदर इनकी परिवार की खुद की जमीन जा रही है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स के नाम पे आदिवासियों को जो उजाड़ा जा रहा है, पॉन्जी चिट फंड को लेकर मैं बार बार बताया, बेरोजगारी का इतना बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको याद दिलाऊं, जो बहुत बड़ा
रिमार्केबल इंसिडेंट्स हुआ कि 10-15 लाख आदिवासी छोटाउदेपुर के कमात में इकट्ठा हुए, मैं उस पर वहां आऊंगा, कोई मैं उस हिंदू पर धर्म आऊंगा। का नेता नहीं। नहीं, वो वहां पे मैं और मैं अलग से आना इसके चाहता साथ हूँ। इसके बिल्कुल, पर इसके पर साथ एक चीज जोड़ दूं, सरकार के जो दावे हैं उसको थोड़ा ज्यादा खोलने के लिए, कि जो एक आपके जैसे ही पत्रकार है देवांशी, जो कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, जी जी, वो अपना तो खुद का उनके कुछ चलाती है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। हाँ, जी तो उनका कुछ पत्रकार था जो ये कवाट वाला कार्यक्रम कवर करने गए थे आदिवासी इलाके में। वहां से वापस आते टाइम रात में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके पत्रकार। अब एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने 108 कनेक्ट करने की कोशिश की, 100 नंबर कनेक्ट करने की कोशिश की, बट फोन में नेटवर्क ही नहीं था। सबसे पहली बात, उन्होंने 30 मिनट तक आगे पीछे होके कहीं मोबाइल नेटवर्क पकड़ा, फिर 108 को कनेक्ट किया, 100 नंबर को कनेक्ट किया। आप उनका अनुभव पूछिएगा कभी, उनके चैनल के ऊपर भी शायद इसको लेकर कुछ बात रखी है उन्होंने, कि ना उनको 108 की सुविधा मिली, ना उनको 100 नंबर से पुलिस का संपर्क हो पाया। तो ये हालात है आदिवासी इलाकों में। अगर कोई मेन स्ट्रीम का रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार को अगर ये फेस करना पड़ रहा है, तो सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी की क्या हालत हो रही होगी, वो सिर्फ हमको कल्पना है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो रोबेल भाई कह रहे हैं वो एक बड़ा, दो मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे। एक कि जैसे उन्होंने कहा 1,82,000 आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने मिला के अपने जमीन का अधिकार मांगा हुआ है सरकार से, और ये मामला चल रहा है दशकों से। वो उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। वो जो उनकी जमीन उनको मिलनी चाहिए, उसका एक परवाना, एक परमिशन लेटर होता है जिसको परवाना कहते हैं, ठीक है, वो नहीं मिला है उनको, और बहुत कम को मिला। कितने को मिला है रोबल भाई? वो 90,000 के करीब लोगों को मिला है। 1,82,000 में से 90,000 को मिला है, बाकी अभी भी सब लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। अहमदाबाद तक जो है उन्होंने 2 बार, मुझे याद है मैंने कवर किया हुआ है, उन्होंने यात्रा की है इस बात को लेकर, अपने हक को लेकर, लेकिन वो फिर भी नहीं हो पाया है, पहली बात। दूसरी बात, अब आहवा, डांग आहवा जो हमारा गुजरात का महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटा हुआ, जो ये हिल स्टेशन कहते हैं इसको, है ना, वो भी पूरा आदिवासी बस्ती का पूरा एक इलाका है। वहां से लेके सरदार पटेल साहब का जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है, वो केवड़िया कॉलोनी है, जहां नर्मदा का बड़ा बांध भी जो है, सरदार सरोवर डैम भी वहां बना हुआ है, और वो सबसे बड़ी मूर्ति ऊंची जो है वहां लगी हुई है। तो वो डांग आहवा से लेके ये केवड़िया कॉलोनी तक का एक टूरिज्म मार्ग बनाने की जो है वो उन्होंने शुरुआत की है सरकार ने। और उसमें कितने लोगों की जमीन जा रही है आदिवासियों की, भाई? अभी अलग अलग जगह पे नोटिस इश्यू हुए, बट हमारा जो अंदाजा है उसमें करीब करीब 1500 के करीब के कुछ किसान हैं जिनकी जमीनें जाएगी। 12 किलोमीटर का जंगल का जो इलाका है वो जा रहा है। 12 किलोमीटर का जंगल का इलाका कम से कम जो है उसको खत्म किया जाएगा, तभी तो रोड बनेगा, तभी तो उसके आसपास ऊपर रोड सुविधाएं बनेगा, बनेगी ये सब। रोड हाँ, बिल्कुल, तो ये जंगल सब कटेगा। इश्यूज जो है वहां पे, हाँ, तो ये सब इश्यूज वहां पे बड़े, लेकिन अगर उस पर ध्यान गया तो फिर ये सब बातें अगर होगी तो उस पर ध्यान नहीं जा पाएगा, है ना, तो फिर वो ध्यान आकर्षित करेगा नहीं वो मुद्दा। तो ऐसी खबरें अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हो सकता है? आदिवासी को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मंदिर की जगह, ध्वजा की जगह जो है वो क्रॉस लगाए जा रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है, सरकार कह रही है कैसा, तो कोई हमको पता ही नहीं है। तो इससे एक और डिबेट खड़ी हो जाएगी, उस डिबेट में आपका ध्यान चला जाएगा। आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि उनको अभी तक जो है अपनी जमीन का हक नहीं मिला है, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि अब वो वहां पे जो है 12 किलोमीटर का जंगल जो है पूरा साफ हो जाएगा, और 1500 के आसपास किसानों की वहां जमीन चली जाने वाली है, ये पर्यटन मार्ग बनाने के लिए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये हो रहा है भाई अब साहब। तो प्रधानमंत्री हमारे साथ है, हमें खुशी है। पठान फिल्म को लेकर भी आप देखिए विवाद किया, प्रधानमंत्री ने डांट लगा दी पूरे मंत्रियों को। तो कल जाके हो सकता है कि ये जो कुछ गिने चुने कुछ लोग गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं ऐसे धर्म को लेकर, उसको भी प्रधानमंत्री ठीक करवा देंगे। उम्मीद करते हैं। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री भी आया है कुछ, नहीं, उस पर तो बैन लग गया सब ना, चलेगा। वो तो बैन लग गया, वो तो बैन हो गया ना, वो किस तो देश में नहीं दिखा जाएगा। वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसको तो मना कर दिया कि भैया ऐसी चीजें यहाँ पे मत दिखाओ, तो ठीक है, वो ठीक नहीं है। देश की धार्मिक छवि भावना दुनिया में की खराब होती भड़काने है की इससे। बात सही हाँ, है। वो ठीक।
आपसे अंतिम बात कर लेता हूं मैं इस मुद्दे पे। फिर अब मुझे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हैं, फिर आप मुझे कुछ वीडियोस भेजने वाले हैं, जी वो जी हम फिर बिल्कुल उस पर अलग से बिल्कुल। करेंगे प्रोग्राम। अब वो जो क्वांट करके इलाका है, जो आदिवासियों का ही इलाका है, जहां पे अभी कुछ दिनों पहले लाखों की तादाद में आदिवासी इकट्ठा हुए थे, और आप कह रहे हैं कि हर साल होते हैं, वो क्यों होते हैं? और वहां पे इस बार जब हुए तो क्या हुआ, बातें क्या हुई, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। क्योंकि वो आदिवासी एकता परिषद करके एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगठन है आदिवासी समुदाय का, जो हर साल 13, 14, 15 3 दिन गुजरात और भारत में अलग अलग इलाकों के अंदर कार्यक्रम करते रहते हैं इसी प्रकार से आदिवासी संस्कृति के जतन को लेकर। और उसी के रिगार्डिंग जो कवाद का जो इलाका है वहां पे इस बार हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम पालघर में हुआ, कभी एमपी में हुआ, कभी राजस्थान में हुआ, हर साल अलग अलग लोकेशन पे होता है। तो इस साल इसका जो लोकेशन था वो छोटाउदेपुर का कवाद था। वहां पे जो बात है उसकी जो बहुत शीर्ष नेतृत्व जो है वो है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी का परिचय मैं दिलाना चाहूंगा कि अशोक चौधरी की माता जी जो है वो गांधी जी की पत्नी जो थे कस्तूरबा जी, उनको अंग्रेजी पढ़ाया करते थे और उनको अच्छा। गुजराती का ज्ञान पढ़ाते थे। अशोक चौधरी जो है उनके माता जी कस्तूरबा जी को अच्छा। पढ़ाते थे। ऐसे हाँ परिवार से हाँ। आने वाले जो एक ट्राइबल इंटेलेक्चुअल है वो इसका हम्म। शीर्ष नेतृत्व करते हैं आदिवासी एकता परिषद का, और बहुत सम्मानीय व्यक्ति है हम लोगों के लिए। तो वो हर साल ये आयोजन करवाते हैं और बहुत सारे आदिवासी लोग इसमें जुड़ते हैं। और उन्होंने ये जो कार्यक्रम किया उसमें यही बात थी कि यूनो से लेकर यहाँ तक आदिवासी संस्कृति के बीच उनका तो बहुत, मैं तो बहुत उनके साथ जब बात करता हूँ तो बात समझ में आती है कि आदिवासी जमीन मांगने क्यों जाए, सालों से तो वो लोग वहां रहते हैं, वो है ना, जमीन ही उनकी मतलब है तो मांगेगी क्यों? जमीन बात उनकी है, मांगने क्यों जाए। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि वन विभाग कौन लाया, वन विभाग वो तो उन्नीस सौ सरकार सत्ताईस के सरकार बाद लाई। आया है, नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था। हाँ वन बिल्कुल विभाग बिल्कुल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था बिल्कुल। 1927 में। अब आज जो है आदिवासी का झगड़ा चल रहा है वन विभाग से, और सरकार उसका फैसला कर रही है कि जमीन वन विभाग की है या आदिवासी की है। तो ऐसी जो मसले हैं उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मसले उठाए जा रहे हैं कि चर्चों के ऊपर, मतलब मंदिरों के ऊपर क्रूस लगाए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं मानता हूँ कि अगर बहुत गंभीर रूप से सभानता के साथ बोलता हूँ, अगर आदिवासी को अपने पॉन्जी के पैसे मिल जाते हैं, करोड़ों रुपए जो स्कैम हुए हैं, उनकी जमीनें देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। भाई साहब मैं घर वापसी कर लूंगा यार, पर उनके अधिकार तो दे दो आप एक बार पहले। आप अधिकार की बात कर लो, मैं अपने घर पे ध्वजा लगा दूंगा, सब कर दूंगा, है ना, पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने की बात करें, ना कि उनके अधिकार छीनने के नाम पे एक डाइवर्ट करके पूरी बहस को और आदिवासी को अंदर अंदर झगड़ाने की जो तरीके गोते जा रहे हैं वो ना किया जाए। ये रोमिल भाई कह रहे हैं, जो एक और बड़ा मुद्दा है वहां पे, आदिवासी जो बहुत वैसे बहुत उस तरह से भोले लोग होते हैं, मैं वो उनसे जो है चंदा, मतलब उनके पैसे डबल करने की, 3 गुना करने की स्कीम वाले लोग पिछले 20 साल में बहुत आए वहां पे। तो ये सब आदिवासी इलाकों में, और करोड़ों, मतलब 10-10 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर जो है पॉन्जी स्कीम चला के कंपनियां वहां से भाग चुकी हैं, पैसा लूट के चली गई है। उसको वापस दिलाने की फाइट भी जो है ये रोमेल भाई कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। तो इसलिए हमने सोचा आज के ये एक पहला है, इस पर हम और भी बात करने वाले, क्योंकि एक मुद्दा हमारे सामने ये भी आया है कि क्या क्या एक ये सोच है कि आदिवासी अगर रहे ही नहीं, या तो आदिवासी जो जो एसटी सीट है, जो शेड्यूल ट्राइब क्या जो प्रभुत्व वाली सीटें हैं, मत क्षेत्र हैं, अगर वहीं उनकी तादाद कम होगी तो वो तो सीटें वो रहेंगी नहीं, अपने अधिकार को लेकर वो बात नहीं कर पाएंगे, उनकी तादाद घटती जाएगी, दूसरे समाज वहां उस जंगल क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे। तो क्या उनका अस्तित्व चैलेंज हो रहा है क्या, अभी उस पर भी बात करनी है, पर वो अलग एक समय होगा उस पर, क्योंकि ये हमने कहा ना कि बहुत बड़ा हो रहा है कुछ, और हमको लगता है कि इस पर बहुत ध्यान रखना जरूरी है, उस पर बात करना, खुल के बात करना बहुत जरूरी है। प्रबुल भाई आज अब यहीं आप, मुझे पता है आपको निकलना भी है, आपको फिर मांडवी क्षेत्र जाना है, और वहां भी जो ये किसान है उनके मुद्दों पर आपको बात वहां पे जाके फिर करनी है। तो आज ये कार्यक्रम अभी यहाँ पूरा करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना बात करें हम लोग,
और वहां भी जो कुछ अपडेट होता है तो आप हमको जरूर बताइएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल, आपसे आपसे निवेदन भी करता हूँ, रिक्वेस्ट की, ये शायद मुमकिन होगा तो रात को जिन किसानों की जमीनें जा रही है उनसे मुलाकात करने वाले हैं, तो आपका भी जी इंटरेक्शन अगर उनके साथ करवा पाता हूँ तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत आपका, अगर वो कर पाए तो और हम भी कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका थोड़ा फोन जो है ठीक कर लीजिए, हम कार्यक्रम समाप्त करने की तैयारी में है। तो अब जी वो जी मैं बता दूं, ये एक हमने कहा तो आज वो जा रहे थे बीच में कहीं, एक जो उनको ढाबा या होटल सा मिला, वहां बैठ के हमसे लाइव कर रहे हैं। तो कोई साधन सुविधा है नहीं, ये मतलब जुगाड़ कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं बड़े लोगों से, तो हमने सोचा कि जुगाड़ आज सीख लें। तो उन्होंने हमने कहा कि हमने भी थोड़ा जुगाड़ किया हुआ है, आप भी कर लो, बैठ जाओ वहां पे। ठीक है, तो वो बैठ गए हैं। तो ये इसलिए थोड़ा जो आपको लग रहा है कि क्यों कैमरा स्थिर नहीं है, क्यों, पर वो कैसे भी करके वो चीजों को वहाँ एक होटल में बैठ के ये कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये आज कार्यक्रम करेंगे और वो कुछ हमको वीडियोस भी भेजने वाले हैं, कह रहे हैं कि आप देखें तो सही किस तरह की जो बातें छप रही हैं या रिपोर्ट हो रही है और वास्तविकता क्या है, उसको उसको उजागर करते हुए कुछ वीडियोस भी और कुछ फोटोज भी हमको भेजने वाले हैं। तो हम देखते हैं कब तक हमको मिलता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो बोल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और फिर हम बात बहुत करेंगे बहुत आपसे। शुक्रिया। और आप पहुंचिए, फिर बात करते हैं क्या होता है वहां पे जमीन पे, हमको बताइएगा जरूर, हम बात करेंगे उस पर। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये शुक्रिया। रोमन सुत्रिया साहब थे। और आदिवासी जिनकी कहा जाता है कि कम से कम 28 सीटें ऐसी है गुजरात में जो उनसे प्रभावित है, उनकी पॉपुलेशन से। और उस प्रभाव को खत्म करने का क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है, मन में सवाल ये उठ रहा है अभी। क्या क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन के नाम पर कोई एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्या इसको कई 2024 के चुनाव से कोई संबंध है क्या, तैयारी से? क्या इसका कोई 2027 के चुनाव आने वाला है अभी 5 साल के बाद, उससे कोई संबंध है? क्योंकि हमको कुछ चीजें ऐसी पता चल रही है अभी, जिस पर हम आपसे बात करते रहेंगे। हमको एक चीज ये भी अभी अभी जो है हल्के हल्के से जो है समझ में आ रही है, हमको कोई बता रहा है कि 2027 में गुजरात की विधानसभा मत क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाएगी, अभी 182 है। तो एक और नया डिलिमिटेशन आ सकता है और उसके चलते भी बहुत सारी तैयारियां सोशियो पॉलिटिकली किसी पार्टी को अगर करनी हो तो ये अभी से शुरुआत करनी जरूरी हो जाती है। तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं मन में, बात करते रहेंगे उस पर। और आप और हम जो है उस पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। क्या कोई तनाव फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या हो सकता है कि ये जैसे उनकी एक प्रकृति है, फितरत है उनकी, कि वो एक लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। अगर लगे कि इसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो फिर ठीक है। तो रिएक्शन क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या आता है, उस पर भी ये पार्टी जो है उसका एक ध्यान रहता है। तो क्या ये एक प्रकार का लिटमस टेस्ट है, हम नहीं जानते अभी, लेकिन हम नजर रखेंगे इस पर और आपसे फिर मिलेंगे और बात करते रहेंगे इस मुद्दे पे, जो जो भी डेवलपमेंट होता है। आप बस यही है कि आप, हम हमेशा कहते हैं, आप हमारे कार्यक्रम को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और शेयर भी करिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप सब हमारे साथ रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।